Hello everyone, my name is Yogeshwar and in today's video we are going to cover the chapter End of Bipolarity। तो आपकी ये जो दूसरी बुक है NCERT की पॉल साइंस के अंदर, उसके अंदर ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो इसको हम पूरे तरीके से इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम वन शॉट पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और आप ये मान के चलिए कि इसके एंड तक आपको जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये दिमाग के अंदर खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा आपको कोई भी और वीडियो देखने की या कहीं भी और कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका मन फिर भी ना बढ़े तो आपको बस एक बार NCERT और पढ़नी है, बस। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोर्ड में यहाँ तक कि CUET के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है वो आएगा तो वो यहीं से ही आएगा, ठीक है। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हमारी जो दूसरी बुक है इसका ये पहला चैप्टर दे रखा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इससे पहले एक चैप्टर हुआ करता था, उसका नाम क्या था? कोल्ड वॉर एरा। अब लेकिन ये जो कोल्ड वॉर एरा चैप्टर है इसको तो इन्होंने कर दिया डिलीट। अब यदि इसे डिलीट कर दिया तो इसके बाद ये जो दूसरा चैप्टर है ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा का सारा जो बेस है इस चैप्टर का वो इसी के अंदर है। कोल्ड वॉर एरा जो है इसी के अंदर सारा का सारा बेस है इसका। लेकिन पता नहीं कि क्या समझ के किस समझदार ने, किस बुद्धिजीवी ने उस चैप्टर को ही हटा दिया उसके अंदर से और कह दिया कि ये चैप्टर रखो। ये वैसा ही है कि जैसे कोई बच्चा है, वो पैदा हुआ है तो अब उसे कह दिया कि वो पैदा होते ही 20 साल का हो जाएगा। तो ऐसे ही करके इन्होंने इस बुक के साथ किया। खैर कोई नहीं, मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी जो इसके पीछे का बेस है वो आपको समझा देता हूँ कि क्या हुआ था। ये जो कोल्ड वॉर एरा है इसके अंदर क्या बता रखा है। तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा? इस चैप्टर के अंदर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि वर्ल्ड जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ था USA और एक तरफ था USSR। लेकिन फाइनली क्या होगा, ये जब कोल्ड वॉर एरा एंड होगा 1991 के अंदर जाके, इसके अंदर ये USSR टूट जाएगा और फिर एक पावर, इकलौती पावर उभर के निकलेगा और वो होगा USA। तो इसीलिए इसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो बाइपोलर वर्ल्ड था ये खत्म हो जाएगा। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, हुआ क्या था, तो समझते हैं उसको। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि आप सभी को पता है एक वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसे हम बोलते हैं। उसकी डेट थी 1939 से लेके 45 तक। अब इसके बाद इस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर क्या था कि दो पावर्स थी। एक तरफ थी एलाइड पावर्स और एक तरफ क्या थी? एक्सिस पावर्स। अब एलाइड वर्सेस एक्सिस चल रहा था। अब ये आपको पता होगा कि एलाइड के अंदर और एक्सिस के अंदर कौन कौन आता है। तो एक्सिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो था, एक तो था क्या हमारा? जर्मनी। जर्मनी को लीड कौन कर रहा था? हिटलर, ठीक है। एक इसी के साथ साथ स्पेन था, एक जापान था, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन था? यहाँ पे एक तरफ था हमारा UK और एक तरफ था फ्रांस। अब आप कहोगे कि हमने तो पढ़ा है कि एलाइड के अंदर USA भी आता है। हाँ आता है, लेकिन शुरुआत में वो नहीं था। असल में हुआ क्या था कि USA इन दोनों के बीच में बैठा हुआ था। USA इसको भी आर्म्स भेजता था और इसको भी आर्म्स भेजता था। तो बाद में जो जापान वाले हैं इन्हें पता चला कि जो गोलियां हमें लग रही हैं और जो गोली हम मार रहे हैं ये तो सेम ही है। तो इन्हें पता चला कि असल में तो ये जो सप्लाई है इनकी कौन कर रहा है? USA कर रहा है। तो जापान वाले फिर बॉम्ब गिराएंगे और एक इंसिडेंट होगा, उसका नाम होगा पर्ल हार्बर, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि पर्ल हार्बर पे जापान ने बम गिराया, इसीलिए फिर USA ने आगे चल के जापान के ऊपर बम गिरा दिया। खैर, इसके चैप्टर के एंड में क्या होगा कि ये दोनों जो पावर्स हैं, एलाइड वर्सेस एक्सिस, अब इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली कौन सी थी? एक्सिस पावर थी। ये आपको पता है कि हिटलर काफ़ी पावरफुल था उस टाइम पे और काफ़ी हद तक एक बड़े हिस्से को कवर कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे USA आ गया इसके साथ और USSR भी आ गया। जब ये इसके साथ आ जाएंगे तो एलाइड पावर क्या हो जाएंगी? स्ट्रांग हो जाएंगी। अब वर्ल्ड वॉर 2 एंड कैसे हुआ? तो असल में क्या है, सबसे पावरफुल आदमी माना जाता है हिटलर को। तो हिटलर को एलिमिनेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो असल में हुआ क्या था कि जर्मनी ने अटैक किया था USSR के ऊपर, फिर वो रिटेलिएट हुआ और जो उस टाइम पे USSR है उसका लीडर था स्टालिन। तो स्टालिन की जो आर्मी है वो पीछे ढकेलते ढकेलते इनको कहाँ तक ले आएगी? इनको ले आएगी बर्लिन तक। बर्लिन जो है ये कैपिटल है जर्मनी की। अब बर्लिन के अंदर इसकी पार्लियामेंट होगी, उसकी पार्लियामेंट का नाम होगा रीस्टैग।
रीच टैग के ऊपर जाके क्या करेंगे, अपना झंडा गाड़ देगी। किसकी आर्मी? स्टालिन की आर्मी। तो ये कहेंगे कि क्या किया हमने, हिटलर को एनिमिलेट कर दिया। हिटलर करेगा अपनी कनपट्टी में गोली मार लेगा तो हिटलर मर जाएगा। तो इससे मान के चलेंगे कि जो सबसे पावरफुल लीडर है उसको किसने एलिमिनेट किया है, यूएसएसआर ने किया है। लेकिन दूसरी तरफ जापान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर था। तो यूएसए वाले क्या करेंगे, यूएसए वाले इनके ऊपर बॉम्ब गिरा देंगे। हमें पता है कि एक इंसिडेंट होगा हिरोशिमा, उसी के साथ साथ अगला जो इंसिडेंट होगा वो होगा नागासाकी का। ठीक है, सबसे पहले गिराया था लिटिल बॉय, उसके बाद गिराया था फैट मैन। ये 6 अगस्त को, ये 9 अगस्त को 1945 के अंदर ही हुआ है। तो असल में इसके बाद ही अल्टीमेटली जब नागासाकी पे बॉम्ब गिरेगा तो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो क्या हो गया है, एंड हो गया है। ठीक है, तो अब इसमें यही बात चलेगी कि भाई ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है इसको ख़त्म किसने किया। एक तरफ स्टालिन कहेगा कि मैंने किया है, एक तरफ यूएसए वाले कहेंगे कि मैंने किया है। तो इसी बात को लेके अल्टीमेटली ये होड़ चलेगी कि हम दोनों के अंदर सुपीरियर कौन है, वर्ल्ड के अंदर जो सुपर पावर है वो कौन है। और उसी के रिजल्टेंट हमें देखने को मिलेगा कि 2 तरीके के वर्ल्ड बन जाएंगे। एक तरफ हो जाएगा यूएसए और एक तरफ क्या हो जाएगा, यूएसएसआर। और इसीलिए हम कह देंगे कि जो 1945 है इसके बाद का जो वर्ल्ड होगा वो कैसा होगा, वो होगा बाइपोलर। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये जो बाइपोलर वर्ल्ड है ये 1945 से लेके 1991 तक चलेगा। ये जो 91 तक का एरा है, इसी एरा को फिर हमने नाम दिया है क्या, कोल्ड वॉर एरा। अब वो चैप्टर ही हटा दिया तो खैर क्या पढ़ा है उसका। तो अब ये जो कोल्ड वॉर था, ऑब्वियस सी बात है पूछा जाए किस किस के बीच में हुआ कोल्ड वॉर, तो वो हुआ है यूएसए और इसी के साथ साथ यूएसएसआर। ठीक है, अब हम इस वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि कौन जीता, कैसे जीता, क्या हुआ। ठीक है, अब ये जो कोल्ड वॉर है बस इसके अंदर आप ये ध्यान रखो कि कोल्ड वॉर होगा और इसके अंदर उस चैप्टर के अंदर दे रखा है कि इसका जो पीक मोमेंट होगा वो आएगा कब, वो आएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे। अब असल में है क्या कि जो यूएसए है, यूएसए के नीचे एक छोटा सा कंट्री है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कंट्री है यूएसए, तो यूएसए के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, ये है क्यूबा। अब क्यूबा जो है इसके अंदर जो गवर्नमेंट चलती थी वो थी सोशलिस्ट फॉर्म की। ठीक है, तो क्यूबा को लगा कि ये जो अमेरिका वाले हैं हमें छोड़ेंगे नहीं, तो हम सपोर्ट ले लेते हैं यूएसएसआर से। यूएसएसआर इनका सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करते करते क्या करेगा, यहाँ पे पहुँचा देगा अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स। और इसी के चलते फिर पूरे धरती के ऊपर ये संकट आ जाएगा कि भाई अब तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होकर रहेगी। और दिक्कत क्या थी कि यूएसए जो है वो भी न्यूक्लियर कंट्री है और इसी के साथ साथ यूएसएसआर है वो भी क्या है, न्यूक्लियर कंट्री। तो ऐसा पहली बार लगा था कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज आपस में भिड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी चीज के चलते उन दोनों को डर लगा। एंड में ये जो क्यूबल मिसाइल क्राइसिस है ये 1960s तक जाते जाते एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन इन दोनों का झगड़ा फिर भी चलता रहेगा। ठीक है, तो यही है इस चैप्टर के अंदर और इसमें बता रखा है कि कैसे जो यूएसएसआर होगा ये बनेगा और कैसे एंड तक जाते जाते यूएसएसआर खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद जो 15 कंट्रीज हैं वो इससे निकलेंगी और अल्टीमेटली हम बोल देंगे कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया। जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो एंड हो गया। ठीक है, तो यही इसके अंदर बता रखा है। इसके अंदर शुरू में बता रखा है कि कैसे बर्लिन वॉल टूटेगी। अब ये क्या था, ये बर्लिन वॉल, ये देखो ये जो है ये क्या आपकी बर्लिन वॉल है। असल में हुआ क्या था कि जब इन दोनों देशों के अंदर यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों जीत गए थे तो इन्होंने कहा कि हम हिस्सा बांट लेते हैं। अब जो जर्मनी है, जर्मनी को आधा कर दिया, इसी के साथ साथ जर्मनी को तो आधा करना ही था, तो बर्लिन जो है कैपिटल उसे भी आधा कर लिया और उसके अंदर बीच में यहाँ पे जो है वॉल खड़ी कर दी और इसमें बोल दिया कि ये जो इधर वाला जर्मनी है, इधर वाला बर्लिन है, वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएसएसआर का, और उधर वाला जो है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएसए का। फिर ये जो वॉल है अल्टीमेटली 1989 के अंदर जाके टूटेगी। क्यों? क्योंकि एक साइड जो था उसके अंदर तो रहते थे काफ़ी सही अमीर किस्म के लोग जिन्हें खाने पीने को मिला हुआ था, दूसरी तरफ एकदम भुखमरी फैली हुई थी। तो इसी के चलते फिर ये बर्लिन वॉल गिरेगी और ये सारा जो काम है तामझाम यूएसए यूएसआर इनकी लड़ाई अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या है? तो मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ। ये देखो ये कहानी आपको हर जगह लिखनी है, बोर्ड में भी लिख के आना है ऐसे ही।
ऐसे करके डायग्राम बना देना है, एक तरफ लिख देना है यूएसए, दूसरी तरफ लिख देना है यूएसएसआर। अब यूएसए जो है, यूएसए की जो इकोनॉमी थी एक तरफ, वो कैसी इकोनॉमी थी, ओपन इकोनॉमी थी। इसी के साथ साथ यूएसए का जो सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ यूएसए में लिबरलिज्म चलता है, गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है, वो है डेमोक्रेसी। दूसरी तरफ है हमारा यूएसएसआर, यूएसएसआर में जो इकोनॉमी है वो कैसी है, क्लोज्ड है, बंद दरवाजे हैं, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये होने नहीं देते। जो सिस्टम चलता है वो चलता है सोशलिस्ट सिस्टम। इसी के साथ साथ डेमोक्रेसी की जगह यहाँ पे क्या चलता है, वन पार्टी रूल चलता है। एक ही पार्टी थी, अभी हम देखेंगे कि वो कैसे बनी, ठीक है। तो ये सारा काम चलेगा। अब इसके पीछे बनने का कारण क्या था, ये जो सोवियत सिस्टम है ये बना कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो असल में इस सब की जो असल में जिम्मेदारी है वो एक आदमी के ऊपर है, वो है कार्ल मार्क्स। शायद आपने इनका नाम सुना भी होगा। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था दास कैपिटल, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, शायद गलत हो, लेकिन समझ जाओ आप। अब ये जो दास कैपिटल है, इसके अंदर इन्होंने क्या बताया, दास कैपिटल के अंदर इन्होंने एक आइडियोलॉजी प्रीच की थी। उस आइडियोलॉजी का नाम था सोशलिज्म, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये जो एक तरफ हैव नॉट्स हैं और एक तरफ हैव्स, मतलब कि जिनके पास पैसा है, एक तरफ जिनके पास नहीं है, एक तरफ एम्प्लॉयर है, एक तरफ एम्प्लॉई है। तो उसके अंदर हमेशा जो एम्प्लॉयर होता है, यानी कि जो जॉब देता है, जो इंडस्ट्री को ऑन करता है, वो हमेशा एडवांटेजियस पोजीशन में होता है। तो वो क्या करेगा, वो जो एम्प्लॉयर है, छोटा आदमी है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा। और इसी के चलते जो कैपिटलिज्म है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा और अल्टीमेटली ये लोग जो इनकी पावर होगी उसे उठा के फेंक देंगे और एक सिस्टम आ जाएगा जिसका नाम होगा सोशलिज्म। सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। क्यों? क्योंकि इसके अंदर असल में जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी बन जाती है। इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सब इक्वल हो, है ना, कोई भेदभाव नहीं है, अमीर गरीब ऊंच नीच सब खत्म, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनती है। तो इसी की इन्होंने बात करी थी। अब इसके चलते होगा क्या, यहाँ पे ये सिस्टम लाने के लिए इन्होंने तो बस किताब लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हो कि किताब कोई लिखता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर कोई और आता है। तो यहाँ पे एक बंदा होगा, उसका नाम होगा, आगे चल के हम देखेंगे, उनका नाम होगा लेनिन, या फिर हम कहें व्लादिमीर लेनिन। अब व्लादिमीर लेनिन जो है वो यहाँ पे जो रशिया होगा, इसके अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही थी उससे काफ़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि रशिया के अंदर ये एक आदमी है, ये कौन सा आदमी है, इसका नाम है ज़ार निकोलस II। अब ये जो ज़ार निकोलस II है, अब ये असल में क्या है, इसकी मतलब खुद की समझ बुद्धि ज़्यादा चलती नहीं है। तो ये किसकी सुनता है, ये सुनता है अपनी वाइफ की। जो इसे कह दे कि हाँ आज तेरे को ये खाना है तो ठीक है वही खाएगा, यूँ कहेगी अब दूध पीना है तो तब दूध पिएगा, तब यूँ कहेगी कि अब खड़ा हो जा तो ये खड़ा हो जाएगा, तब कहेगी सो जा तो सो जाएगा। और ये जो इसकी वाइफ है वो किसकी सुनती है, वो इस आदमी की सुनती है। देख रहे हो ये जो ऐसा डेंजरस सा आदमी है, ये है रासपुतिन, ठीक है। इसको कहते हैं ये टोने टोटके वाला था, है ना, वो होते हैं ना तांत्रिक टाइप, उस किस्म का आदमी था। पर ऐसा कुछ था नहीं। असल में ये कौन था, असल में इसे ह्यूमन बिहेवियर की और साइकोलॉजी की अच्छी खासी समझ थी, उसी को एक्सप्लॉइट करेगा। तो ये इसका गुलाम और ये इसकी गुलाम। तो अल्टीमेटली सरकार जो है किसकी चल रही थी, रासपुतिन की चल रही थी। तो इसी को चलते जो एक आदमी होगा लेनिन, उसे बड़ा गुस्सा आएगा, वो कहेगा कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर, इसको हमें बदलना होगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो रशिया है इसके अंदर ये जो मोनार्की है, इसने बड़ी तानाशाही कर ली, इसे हम हटाते हैं और इसे हटा के हम एक नई सरकार बनाएंगे। तो इसके लिए वो प्लानिंग करेगा। इसकी प्लानिंग करने के लिए 1912 के अंदर, ईयर्स आपको याद रखने हैं, 1912 के अंदर वो एक पार्टी बनाएगा और इस पार्टी का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अब ये जो पार्टी है ये आपको याद रखनी है, एंड तक ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब ये जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनेगी, इसका लीडर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, तो वो है व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन आएगा और ये कहेगा कि हमने ये पार्टी बना ली है, इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म है। अभी हमने समझा है कि सोशलिज्म क्या है, वही इगैलिटेरियन सोसाइटी,
कोई अमीर गरीब नहीं, ऊंच नीच नहीं, सब समान लोग, इगैलिटेरियन सोसाइटी रहेगी। अब इसी के चलते 1912 के अंदर इसने ये बनाई और धीरे धीरे इसने जो अपनी पहुंच है वो बढ़ाता गया और 1917 के अंदर, 1917 के अंदर ये रशिया के अंदर ले आया रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि रशियन रेवोल्यूशन कब आया है, वो आया है 1917 के अंदर। किस बेसिस पे आया था, तो वो आया था मोनार्की को हटाने के लिए, मोनार्की हटा के सोशलिज्म लाने के लिए। उसके लिए जो जिम्मेदारी है, मेन प्लेयर था वो कौन था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब 1917 के अंदर आया है, 1917 में आया है। अब रशियन रेवोल्यूशन के ही कई सारे नाम होंगे, याद रखना, इसी का नाम हो जाएगा अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, है ना। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी कौन सा है, यही है। इसके अलावा इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम बोल देंगे कि ये क्या है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन है। क्यों, क्योंकि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी इसे लेके आई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसी के रशियन रेवोल्यूशन के ये नाम है। तो रशियन रेवोल्यूशन आएगा और धीरे धीरे ये थोड़ा जोर लगाएंगे। अब देखो इसमें क्या था, मैंने बताया रशियन रेवोल्यूशन आएगा, बात की जाएगी कि हमें क्या बनाना है, यूएसएसआर बनाना है। अब यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है वो बताना मेरे को कमेंट्स के अंदर, क्या होती है। यूएसएसआर बनाया जाएगा। अब यूएसएसआर बनाने के लिए हमने बताया था कि काम क्या है यूएसएसआर का, सबसे पहला तो मोनार्की को हटाएंगे, फिर कहेंगे इकोनॉमी कैसे चलेगी, तो उन्होंने कह दिया भाई कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप कहोगे प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब आदमी के पास खुद की संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, जैसे कि आज के टाइम पे आपका घर है, वो किसके नाम है, आपके नाम होगा, आपके माता पिता के नाम होगा, दादा के नाम होगा। ठीक है, आपकी जो ज़मीन है, गाड़ियाँ हैं, वो सब जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वो फैक्ट्रीज़ किसी आदमी के नाम होती हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे जो सारी की सारी प्रॉपर्टी होगी वो होगी पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि अल्टीमेटली जो कंट्रोल होगा वो किसके पास में होगा, वो होगा सरकार यानी कि गवर्नमेंट के पास में। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको क्या कर देंगे, हम एबॉलिश कर देंगे, हटाओ इसे। फिर कहा गया कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, तो पॉलिटिकल सिस्टम इसके अंदर मैंने बताया कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो होगी वो सारी की सारी पावर कंट्रोल करेगी, समझे ना, यानी कि वन पार्टी रूल होगा, एक ही पार्टी रहेगी। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर तो आपको पता है दुनिया भर की पार्टी है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ वहाँ पे एक ही पार्टी होगी। और कौन सी पार्टी होगी वो पार्टी होगी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अब अगली चीज़ देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पे कैसा चलेगा। तो इकोनॉमी वहाँ की जो प्लान्ड होगी, अनप्लान्ड होगी, कैसे चलेगा, तो मैंने बताया कि सारी की सारी जो प्लानिंग होगी वो किसके हाथ में होगी, स्टेट के हाथ में होगी। स्टेट का अर्थ क्या है यहाँ पे, गवर्नमेंट। सब कुछ जो होगा वो कौन करेगा, वो करेगा स्टेट। नॉर्मल जो आदमी है वो कुछ नहीं करेगा, वो आराम से एम्प्लॉय बन के रहेगा, वहाँ पे खेती बाड़ी करेगा, खड्डे खोदेगा, उसके लिए सरकार उसको पैसे देगी और मौज लेगा। अब मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ पे एंड हो जाएगा और यूएसएसआर के अंदर कुछ और देश भी आने की बात करेंगे। देख रहे हो ना, यूएसएसआर बन कब गया है, यूएसएसआर बनने की शुरुआत हो चुकी है 1922 से ही, देखा था ना हमने, 1922 के अंदर शुरुआत इसकी हो चुकी है रशिया से ही। अब असल में हुआ क्या कि ये जो जर्मनी था, जर्मनी ने यूरोप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज को कंट्रोल कर रखा था। जैसे मान लेते हैं कि ये यूरोप है हमारा, ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने मान लिया कि ये पूरा का पूरा यूरोप है। यूरोप के अंदर दो हिस्से कर लिए। अब यूरोप के अंदर क्या है, एक तरफ जो हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं ये है ईस्टर्न यूरोप, ठीक है, और दूसरी तरफ हम बोल देते हैं कौन सा है, दूसरी तरफ है वेस्टर्न यूरोप। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये कहेंगे कि यार ये वाला सिस्टम हमें बहुत पसंद आ रहा है जो यूएसएसआर वाला है, तो हम क्या करते हैं यूएसएसआर के साथ चले जाते हैं। तो इसीलिए कुछ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होंगी वो सब आके कहेंगी कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें जाना है यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर का जो कैंप था उसका नाम क्या था, उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, क्या है ये वॉर्सो पैक्ट, कुछ नहीं है, जैसे कि इन दोनों ने आपस में अलायंस बना रखी थी। कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है यूएसएसआर, चलता आ रहा है ये। तो यूएसएसआर का जो कैंप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। और दूसरी तरफ जो यूएसए है, यूएसए का कैंप है वो क्या है, वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग कहेंगे कि हमें किसके साथ जाना है, हमें जाना है वॉर्सो पैक्ट के साथ।
अब ये सारा काम चलता रहेगा। फिर बता रखा है कि अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि यूएसएसआर के अंदर चलते चलते 15 कंट्रीज हो जाएंगी, आगे 15 देश आ जाएंगे इसके अंदर। अब ये जो 15 देश हैं इसके अंदर क्या हिसाब है कि जो 8 कंट्रीज होंगी वो तो होंगी यूरोपियन कंट्रीज, इसी के साथ साथ 7 जो कंट्रीज होंगी वो कैसी होंगी, एशियन कंट्रीज। इसके बाद अब ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, आपकी कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो कि सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, ऑब्वियसली कौन सा होगा, रशिया होगा। ठीक है, तो ये सारा काम चलेगा। फिर ये कहेंगे कि अच्छा ये क्या सिस्टम है, तो मैंने बता दिया। उसके अंदर बात चलेगी कि यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें सब कुछ जो है वो स्टेट कंट्रोल करेगा। तो यहाँ की जो इंडस्ट्री होती है उसके बारे में बोला जाता है, यूएसआर की जो इंडस्ट्री थी वो थी तो स्ट्रॉन्ग, पिन से लेके कार तक क्या बना देगी, सब कुछ बना देगी। फिर आता है इसके बाद वेलफेयर सिस्टम। वेलफेयर सिस्टम का मतलब, वेलफेयर का मतलब होता है जन कल्याण, लोक कल्याण करने वाला सिस्टम। इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टेट है, सरकार है, वो कहेगी कि भैया फ्री हेल्थ केयर देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, इसी के साथ साथ जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो आपकी पूरी होंगी। यानी कि कोई भी आदमी यहाँ पे क्या नहीं होगा, बहुत गरीब नहीं होगा। इसी के साथ साथ कोई भी आदमी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार नहीं होगा। ठीक है, सभी के पास नौकरी होंगी। और देगा कौन, देगा स्टेट। ठीक, अब इसकी कुछ वीकनेस भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो क्या है, वो है यहाँ पे जो सिस्टम होगा ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन बन जाएगा। क्या मतलब है इसका, अब देखो स्टेट है, स्टेट को पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एजेंट चाहिए होता है। तो स्टेट के जो एजेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर आपने सुना होगा ना आईएएस, आईपीएस, ये सब जो हैं ये क्या हैं, ये हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब खुद सोच के चलो, यदि सब कुछ सरकार के हाथ में, स्टेट के हाथ में है, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे अल्टीमेटली ये पावर एक्सरसाइज करेंगे। अब यदि किसी एक पार्टी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होने लग जाएगा, ये अपनी ही अथॉरिटी वहाँ पे चलाने लग जाएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, अथॉरिटेरियन रूल आ जाएगा। इसी चीज़ के चलते फिर जो लोग होंगे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इन सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। यूँ कहेंगे कि तुम तो यूँ ही बोलते रहते हो। फिर अगली चीज़ आती है रशियन डोमिनेंस। रशियन डोमिनेंस का मतलब क्या है, देखो मैंने बताया कि यूएसएसआर के अंदर कंट्रीज़ हैं 15, लेकिन जो लार्जेस्ट वन है वो कौन सा है, वो है रशिया। तो असल में जो पावर है वो एक्सरसाइज कौन करेगा, रशिया करेगा। अब ये होता ही है कि अब आप खुद सोचो, यदि घर के अंदर 15 मेंबर हों और उसके अंदर बस एक आदमी हमेशा अपनी चलाता रहे, हमेशा दूसरे किसी की सुने ही ना, सारी पावर वही कंट्रोल करे, तो देर सवेर जो बाकी आदमी होंगे वो उससे खफा हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा, ये भी रिजेंटमेंट दिखाने लगेंगे, कहेंगे कि ये हमारी सुनते ही नहीं। फिर इसी के चलते आगे चल के हमने देखा क्या हो जाएगा, कोल्ड वॉर हो जाएगा। कोल्ड वॉर पता है हमें, यूएसए और यूएसएसआर के बीच। अच्छा, कोल्ड वॉर क्यों है, क्योंकि ये आमने सामने आगे नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, टैक्टिक्स से लड़ रहे हैं। मतलब कि मैं एक कंट्री को सपोर्ट करूंगा, वो किसी और कंट्री को सपोर्ट करेगा, छुप छुप के। एस्पियोनाज वॉर होंगे, यानी कि जासूसी को लेके एक दूसरे देश के अंदर जासूस भेजे जाएंगे, एक दूसरे के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की जाएगी। इस तरीके का वॉर हुआ था, इसलिए हमने कहा ये कोल्ड वॉर है। आमने सामने हो जाता तो फिर हमें पता चल जाता वर्ल्ड वॉर ही हो गया। अब इसके अंदर जो यूएसएसआर है वो कोशिश करेगा कंपीट करने की, किससे, यूएसए से। अब यूएसए जो है, यूएसए के अंदर हमें पता है कि जो सिस्टम चलता है वो कौन सा है, वो है कैपिटलिस्ट सिस्टम। और कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ है वो है आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट, कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बने। तो इसी के चलते अब यहाँ की जो इकोनॉमी है वो खुली भी थी, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ पैसा जो है वो आता रहता था। लेकिन जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर की इकोनॉमी क्लोज थी, ये बेचारे कंपीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि काफ़ी हद तक जो यूएसए उसको कंपटीशन देंगे भी, लेकिन देर सवेर जो इनकी इकोनॉमी है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज़ यहाँ पे आता है 1970s के अंदर इकोनॉमिक डिक्लाइन। ऑब्वियस सी बात है, 1970s आते आते यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो एकदम नीचे चली जाएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी नीचे कहाँ जाएगी, अब ऑब्वियस सी बात है, एक तो इनका सिस्टम ही ऐसा है, सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें मेरिट को ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मेरिट का मतलब कि कोई आदमी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा है, दोनों का लाइफस्टाइल सेम ही है। अब आप खुद सोचो, यदि हम कल को चल के क्लास के अंदर टेस्ट लें और मैं कहूँ कि जितने भी नंबर आएंगे हम क्या करेंगे,
सारे बच्चों में उन नंबर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो क्या चांसेस है, सारी क्लास के फुल नंबर आए या जीरो नंबर आएंगे? तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादातर क्लास के जीरो ही नंबर आएंगे। सब सोचेंगे कि यार मैं पढ़ के जाऊं और इसका फ़ायदा उठाए दूसरा, तो ये चीज़ लोगों को ज़्यादा हजम होती नहीं है। तो इसी चीज़ के चलते ये जो सिस्टम है इसके अंदर प्रोडक्टिविटी नीचे आएगी। जो देश के अंदर वो यूएसए के साथ पंगा ले रखा था उसकी वजह से भी ये बैकफायर करेगा, तो इकोनॉमी भी इनकी नीचे आ जाएगी। अब अगला है कि 1979 के अंदर फिर ये जो सोवियत वाले हैं इनके शांति पड़ेगी नहीं और ये अफगानिस्तान के अंदर भी घुस जाएंगे। ठीक है, पता है ना, ये जो अफगानिस्तान है इसको कंट्रोल करने की बहुत लोगों ने कोशिश करी है। देखा है, शुरू में पहले करी थी यूएसएसआर ने, फिर आपने सुना होगा हाल फिलहाल में यूएसए ने भी करी थी, लेकिन कोई भी इस एरिया को कंट्रोल कर नहीं पाया बढ़िया से। अल्टीमेटली अब जो पता है आपको, आज के टाइम पे जो कंट्रोल है वो तालिबान के हाथ में है। ठीक है, तो ये भी कोशिश करेंगे, वहाँ पे अपने अच्छे खासे पैसे फूकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये भी क्या रहेगा, फेलियर ही रहेगा और इनका वहाँ पे बहुत सारा पैसा फूक जाएगा। अब अगला क्या होगा, अगला 1980s आते आते यहाँ का जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर स्टैग्नेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी। और इसी के साथ साथ जो लोग होंगे वो कहने लगेंगे कि भाई ना तो हमारी पॉलिटिकल एस्पिरेशन पूरी हो रही है। पॉलिटिकल एस्पिरेशन का मतलब, अब जब पार्टी ही एक है, वन पार्टी, ठीक है, उसी के अंदर एक आदमी लीडर बन के बैठ जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास चॉइस ही नहीं है और वो आदमी जो चाहता है वो करता है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगली चीज़ है इकोनॉमिक एस्पिरेशन। इकोनॉमिक एस्पिरेशन का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए बिस्किट खाना है, नॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसके पास आपके पास क्या है, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं आदमी के पास, है ना। आप पार्ले का बिस्कुट खा सकते हो, आप ब्रिटानिया का खा सकते हो, आप जिम जैम खा सकते हो, गुड डे खा सकते हो, मिक्विटीज़ के खा सकते हो, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन मैं कहूँ कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन छोड़ दो आपके पास, पार्ले जी, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली लोग बोर हो जाएंगे, यूँ कहेंगे कि है ही नहीं, ठीक है हमें खाने को मिल रहा है लेकिन हमारी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो इसीलिए यहाँ पे इस दौड़ के अंदर भी कौन आगे निकल जाएगा, यूएसए आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम बता रखा है। अब नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि जो टाइमलाइन है वो कैसे चलेगी। तो सबसे पहला तो कौन आएगा, सबसे पहला इसके अंदर यूएसएसआर के लीडर्स की बात कर रखी है कि ये जो यूएसएसआर है वो कैसे बना। देखो अब ये जो है हम देख चुके हैं यूएसएसआर का सिस्टम क्या है, कैसे चल रहा है, क्या कहाँ पे हो रहा है, सोशलिस्ट सिस्टम क्या है, सब हम समझ चुके हैं, कोल्ड वॉर क्या था। अब यूएसएसआर बनने की कहानी बता रखी है और बता रखा है कि कौन कौन उसके अंदर लीडर रहा। तो सबसे पहले मैंने बताया कौन था, लेनिन था। 17 के अंदर इसने क्या किया था, रेवोल्यूशन को लीड किया था। इसी के साथ साथ यूएसएसआर जो फॉर्मेशन है उसकी फाउंडेशन है किसने रखी है, वो लेनिन ने ही रखी है। इसी के साथ साथ मार्क्सिस्ट पॉलिसी को इसने शेप किया था, बताया था मैंने। जो कार्ल मार्क्स है वही अपनी किताब के अंदर ये आइडिया लिख के गया था, तो उसी की जो आइडियोलॉजी है उसी को हम बोल देते हैं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वो है गोरबाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये कहेगा कि एंड में पहुंचते पहुंचते क्या होगा, गोरबाचेव आएगा और डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो ये जो बुक है, बुक के अंदर एक चीज जो मेरे को सही नहीं लगी, वो क्रोनोलॉजी में ठीक से नहीं दिया, मतलब पहले कुछ दे दिया बाद में कुछ दे दिया, तो थोड़ा सा उसको क्रोनोलॉजिकल किया जा सकता था। तो मैं इसको भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम पहले देखते हैं कि जो लीडर्स थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले आया लेनिन, मैंने बताया था कि फाउंडर है किसका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का। अब यही जो रेवोल्यूशन था, कौन सा, रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन का ही एक और नाम है, क्या है, वो है अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, ये सब सेम नाम है, सेम ही चीज को हमने नाम दे रखे हैं। इसी के साथ साथ जो सोवियत रशिया है इसका ये पहला लीडर था, ये लेके आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इसने बताया था कि क्या करेंगे हम, हमारा जो अब सिस्टम रहेगा उसके अंदर हम सोशलिस्ट रिजीम जो है इसको फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद अगला आएगा, ये देख रहे हो, ये है स्टालिन। अभी देखो मैंने बताया था ये जो स्टालिन है ये जनरल सेक्रेटरी बनेगा किसका, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का। कब बनेगा, 1924 में बनेगा। और इसी के साथ साथ इसके टाइम पे दबा के इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी जो है वो इसी के टाइम पे होगा। ठीक है, अगला जो फेमस है, जो जोसेफ स्टालिन है, वो किसके लिए फेमस है, वो फेमस है ग्रेट टेरर ऑफ 1930s के लिए। शायद इसमें दे नहीं रखा है, ग्रेट टेरर ऑफ
1930s। क्या किया था इसने इसमें कि इसके जो भी ओपोनेंट थे उन्हें यूँ कहा कि हाँ भाई बुलाओ इन्हें, ठीक है, बुला के उन्हें फिर कहा कि चलो अब क्या किया जाए कि तुम्हारा धरती पे टाइम पूरा हो चुका है, एक काम कीजिए यहाँ से जाइए। मतलब स्टालिन वॉज मोस्टली लाइक कि जो मेरे काम का नहीं उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। तो ऐसे करके इसने क्या कहा, इन्हें भगा दिया कि चलो भाई, भगा दिया का मतलब क्या है, पारी लगा दिया, गेम ओवर कर दिया उनका, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 इनके टाइम पे हुआ था, हमें पता है। हिटलर को भी माना जाता है कि हिटलर को भी अपने आप की जो सुसाइड है वो इसलिए करनी पड़ी क्योंकि स्टालिन वहाँ पे घुस गया था। मतलब स्टालिन नहीं घुसा था, उसकी आर्मी घुसी थी। नेक्स्ट इसके बाद आता है निकिता खुरुशेव। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये लीडर है ये रहा है 1924 से लेके 53 तक, ठीक है। ये जो ऊपर है ये लिखा हुआ कब पैदा हुआ है, ये मत समझ लेना कि इतना समय इसने रूल किया है। फिर आएगा निकिता खुरुशेव, कब से कब तक आएगा, वो आएगा 53 से लेके 64 तक। अब ये जो स्टालिन है उसको कहेगा कि ये जो स्टालिन ने काम किए यार इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, तो इसलिए कहेगा कि मैं डी स्टैलिनाइजेशन कर रहा हूँ, जो स्टालिन के काम थे उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसी के टाइम पे क्या हुआ था, इसी के टाइम पे हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। मैंने बताया था कि यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स पहुंचा दी थी क्यूबा के अंदर, ठीक है। तो इसी के टाइम पे हुआ था। फिर बाद में जो जॉन एफ कैनेडी है, जॉन एफ कैनेडी, उसके साथ इन्होंने आपस में मिल बैठ के बात करी और अल्टीमेटली ये जो मुद्दा है वहीं पे दब गया, वरना तो फिर आज के टाइम पे हिस्ट्री कुछ और होती। फिर अगला आदमी आएगा लियोनिड ब्रेजनेव। अब ये आएगा 64 से, तो 64 से लेके 1982 तक रहेगा ये, ठीक है। ये आएगा लियोनिड ब्रेजनेव। अभी जो लियोनिड ब्रेजनेव है इसके टाइम पे इसने हैवी इंडस्ट्री जो होती है उस पर काफ़ी ध्यान दिया। इसी के साथ साथ इसने उस टाइम पे जो मिलिट्री का एक्सपेंशन होता है, फौज को बढ़ाना होता है, उस पर भी बहुत ध्यान दिया। और इसी के टाइम पे हमें पता है 79 के अंदर क्या हुआ था, इन्वेजन किया था अफगानिस्तान का, जिसको हम बोल देते हैं कि अफगानिस्तान वॉर हुआ था, ठीक है। तो वो भी किसके टाइम पे हुआ था, वो भी हुआ था लियोनिड ब्रेजनेव के। अच्छा यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंडिया के साथ इसका क्या संबंध है। लियोनिड ब्रेजनेव पहले भी आता है कहीं, किसी और बुक में भी है इसका जिक्र। तो असल में क्या था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ इसने एक ट्रीटी साइन करी थी, याद करो। असल में क्या था, 1971 के अंदर इंडो पाक वॉर हुआ था, पता है ना, जिसमें बांग्लादेश बना था। तो उस टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, पीस एंड फ्रेंडशिप। अब ये जो ट्रीटी हुई थी इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर यूएसएसआर सपोर्ट करने आया था, किसको, इंडिया को। तो याद रखना ये ट्रीटी हुई थी यूएसएसआर और इंडिया के बीच। इंडिया से गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ से आए थे लियोनिड ब्रेजनेव। इन दोनों ने ट्रीटी करी थी, 20 साल के लिए करी थी। इसीलिए जो चाइना है और यूएसए है वो पाकिस्तान का साथ छोड़ के भाग गए थे। फिर अगला है, अब इसके अंदर यूरी एंड्रोपोव और अगला है कॉन्स्टेंटिन चेरेंको। ये दोनों जो है किसी काम के नहीं है, इनका कोई जिक्र भी नहीं है बुक में, इसलिए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, मिखाइल गोर्बाचेव। और गोर्बाचेव जो होगा, अच्छा ये जिंदा भले ही रहे लेकिन अल्टीमेटली 1991 तक हमें पता है जो यूएसएसआर होगा वो डिसइंटीग्रेट होगा इसी के टाइम पे, ठीक है, याद रखना है। और इसी के टाइम पे ये 2 पॉलिसीज लेके आएगा। असल में क्या हुआ था, गोर्बाचेव दुखी हो चुका था, उसने कहा था कि भाई यहाँ की इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है और पॉलिटिकल सिस्टम भी। तो 2 जो पॉलिसी थी, एक पॉलिसी का नाम क्या था, एक का नाम था ग्लास नॉस्ट और एक का नाम था पेरिस ट्रोइका। अब ये जो पेरिस ट्रोइका और ग्लास नॉस्ट है, पेरिस ट्रोइका जो थी वो थी डेमोक्रेसी लाने के लिए, तो पी से याद रखना है ये कैसी पॉलिसी थी, पॉलिटिकल। और ग्लास नॉस्ट थी ओपन इकोनॉमी के लिए, तो ये थी इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। ये आपके सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो यहां तक हमने पढ़ लिया ना, ये सारे लीडर्स थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोर्बाचेव है इसके टाइम पे डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ है। अब आते हैं हम ऊपर, गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। तो याद रहे कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर का लास्ट लीडर होगा ये गोर्बाचेव। अब ये जो गोर्बाचेव है ये अपने टाइम में आएगा, ये कहेगा कि भाई अब हमें कुछ रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि ईस्टर्न यूरोप के अंदर उस टाइम पे प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। शुरू में देखा था ना हमने
कि 15 कंट्रीज हैं, सबसे बड़ा रशिया है, रशिया अपनी दादागिरी चलाएगा, लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा नहीं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये 2 पॉलिसी लेके आया, उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया। कारण क्या था? अब खुद सोचो, इनकी जो रिजीम थी वो क्या थी? सोशलिस्ट रिजीम। और गोर्बाचेव ने आके कहा कि जो मैं सिस्टम है ग्लासनोस्ट से वो कैसा बना दूंगा? कैपिटलिस्ट बना दूंगा। और दूसरी तरफ जो हमारे कंट्री है इसके अंदर क्या ले आऊंगा? डेमोक्रेसी ले आऊंगा। हमारे जो ग्रुप है यूएसएसआर। अब खुद सोचो, सोशलिज्म के तो बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा था कौन? कैपिटलिज्म, है ना। और दूसरी तरफ जो इनकी रेजिम चलती थी कम्युनिज्म, उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या था? डेमोक्रेसी। तो ये तो बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है। तो इसीलिए जो देश होंगे वो कहेंगे कि यार ये सब क्या चलने लग रहा है इसके अंदर, तो बाकी जो कंट्रीज होंगी वो इसको लाइक नहीं करेंगी। तो इसीलिए फिर इसके जो डिसीजंस होंगे उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे कि गोर्बाचेव जो है ये गोबराचेव बन जाएगा, गोबर कर देगा सब कुछ। फिर इसका एक दोस्त होगा, उसका नाम होगा बोरिस येल्टसिन। अब ये जो बोरिस येल्टसिन है, असल में क्या था कि 1991 के अंदर जब यूएसएसआर टूट रहा था तो एक कूप किया जाएगा। कूप का अर्थ क्या होता है? असल में कूप नहीं बोलते इसे, बोलते हैं कू। हिंदी में शायद इसका मतलब होता है तख्ता पलट। जब सरकार को बदलने की कोशिश की जाती है किसी दूसरे ग्रुप द्वारा, पावरफुल ग्रुप द्वारा, तो वो करने की कोशिश की जाएगी। और ये इसका दोस्त है, कौन है? बोरिस येल्टसिन। ये आएगा और डिफेंड करेगा किसको? गोर्बाचेव को। लेकिन ये जो है ये ऐसा ही आदमी है बस, कि मतलब कि जिस तरफ फायदा दिखा उसी तरफ लुढ़क जाता है। तो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि ये अपनी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन बाद में पता चलेगा कुछ दोस्ती वोस्ती नहीं निभा रहा, अपने मतलब के लिए खड़ा है बस। फिर इसके बाद वहाँ पे जो पावर शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि जो बहुत सारी कंट्रीज होंगी वहाँ पे इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट शुरू होगी और अल्टीमेटली 91 के अंदर क्या होगा? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर जब डिसइंटीग्रेट होगा तो इसमें कहेंगे कि भाई जाते जाते हम क्या बनाएं? तो कहते हैं कि CIS बना लेते हैं। अब CIS क्या है? CIS के अंदर वो सारी कंट्रीज होंगी, कौन सी? जो यूएसएसआर से अलग हो गई हैं, ताकि आपस में दोस्ती भाईचारा इनका बना रहे। अब इसी के साथ साथ अगला नया सिस्टम जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, और पुराना जो सिस्टम था कौन सा? जो सोवियत सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे कैपिटलिज्म लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो यही इसके अंदर बता रखा है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। अब अगली चीज़ देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये यूएसएसआर टूट गया, कितनी कंट्रीज बन गई है? ये देखो यहाँ पे जो टोटल है वो 15 कंट्रीज में टूट गया है ये। ठीक है, सबसे बड़ा ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये रशिया है। ठीक है, तो याद रखना है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर किसके टाइम पे हुआ? तो याद रखना है किसके टाइम पे हुआ है? गोर्बाचेव के टाइम पे हुआ है। ठीक, अब देख समझते हैं कि कारण क्या रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला कारण तो है इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस का मतलब क्या है? इनके देश के अंदर अपने अंदर ही कमी थी। भाई अपने अंदर कैसे कमी थी? अब खुद बताओ, लोगों की जो जरूरतें हैं उनका आप ध्यान रख नहीं रहे हो। ठीक है, वो जो 15 कंट्रीज हैं उसमें रशिया अपनी दादागिरी चला रहा है। तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे? अल्टीमेटली लोग दुखी हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई हमें ये जो सिस्टम है ये चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? इंटरनल वीकनेस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब है कि इकोनॉमिकली यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रही थी। अब वही बात है कि इकोनॉमी कैसी अच्छी लगती है? जिसके अंदर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही हो? ग्रोथ हो रही हो। यदि वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही तो उस इकोनॉमी के अंदर लोग परेशान होने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो सिस्टम था वो था क्लोज्ड इकोनॉमी का। अब इसी के चलते यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा तरक्की होगी नहीं, पैसे वैसे आएंगे नहीं। अब पैसे नहीं आएंगे तो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो इनोवेशन नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इनोवेशन नहीं होगा तो लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव कैसे होगा? तो इसी के चलते जो लोग होंगे वो दुखी हो जाएंगे, वो कहेंगे कि यार कुछ मज़ा ही नहीं है यहाँ पे। दूसरी तरफ जो यूएसए है उसके पास एक सिस्टम चलेगा, कौन सा? कैपिटलिज्म। तो उसमें वो खूब मौज कराएगा लोगों की, है ना, कि तेरे को क्या खाना है? बर्गर खाना है तो एक क्यों 50 तरीके का खाओ, कार चलानी है तो एक क्यों 50 तरीके की चलाओ। तो इसी के चलते यूएसए में एक तो पैसे अच्छे खासे आएंगे, इसी के साथ साथ वहाँ पे क्या होगा? लोगों की एस्पिरेशन पे ध्यान दिया जाएगा। कारण क्या था इसका? कारण वही था कैपिटलिज्म। और इसी के चलते यहाँ पे यूएसए में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अच्छी आएगी तो लोग सोचेंगे कि यूएसए वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट इज हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग।
अब हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग आपको पता है, जो यूएसएसआर है इसका ज़्यादातर जो ध्यान था वो देश वेश चलाने पे इतना नहीं था, वो था दादागिरी चलाने पे, मतलब कि हमारा वर्चस्व बना रहे, ये ज़्यादा ध्यान था। इसी के चलते इन्होंने देखा है, हमने देखा कि एक तो पहले कर लिया इन्होंने अफगानिस्तान वॉर, ठीक है, इसके अलावा देखा था यूएसएसआर से पंगा ले, यूएसए से पंगा ले रहे थे, कोल्ड वॉर कर लिया था, है ना। तो इसमें अब उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी। आर्म्स रेस का मतलब होता है हथियारों की रेस, कि कौन ज़्यादा हथियार बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली इसके अंदर यूएसए इनसे आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास कॉन्टिन्यूसली पैसे आ रहे थे, जबकि यूएसएसआर के पास ऐसा नहीं था। तो न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये सारा जो काम है इसके अंदर, और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल एशिया है इस पे भी कंट्रोल बनाने के लिए मिलिट्री लगेगी। तो इस सब में यूएसएसआर का बहुत पैसा खर्चा हो गया। जब बहुत सारा खर्चा हुआ तो इसी के चलते अब सीधी सी बात है, ज़्यादा पैसा आए नहीं और ज़्यादा खर्च हो जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कलेप्स कर जाएगी। सुना है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो देर सवेर क्या होगा, देर सवेर कंगाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डीके। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये क्या करती थी, ये भाई 70 साल तक राज कर गई और 70 साल तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, मतलब कि जो मनाया वो किया। देखा था ना स्टालिन कि ये जो आदमी है आज ये सही नहीं लग रहा है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है तो मार दो इसे, तो मार दिया उसे। ये सारा काम चलता जा रहा था। तो इसी के चलते क्या होगा, अल्टीमेटली इसी के चलते जो लोग होंगे वो परेशान हो जाएंगे। जो ब्यूरोक्रेसी थी उसी के अंदर क्या चल रहा था, उसी की तानाशाही चल रही थी। जो ब्यूरोक्रेट्स थे असल में वही रूल कर रहे थे, और नॉर्मल लोग जो हैं वो बेचारे दुखी हो गए। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, भाग गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिस्टम है हमें पसंद नहीं, हटाओ इसे। नेक्स्ट है इसके अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो असल में हुआ क्या, इसके अंदर कंट्री कितनी है, 15, 8 जो है यूरोपियन और 7 जो है वो एशियन। तो अब ये जो देश हैं इनके अंदर भी अपने देश को बनाने की भावना उठने लगेगी। वो कहेंगे कि भाई हम अपने आप में भी तो एक नेशन है, हम क्यों किसी दूसरे देश की सुनते रहें, कब तक हम दूसरे के बताए हुए जो नक्शे कदम हैं उस पर चलते रहेंगे, कब हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो इसी के चलते जो बाल्टिक स्टेट्स होंगे, अभी हम बात करेंगे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, इन सब के अंदर, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट है वो होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनल ब्लो। आखिर में क्या होगा, तो आखिर में हमें पता है कि ये जो देश है इसके अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। किसके टाइम पे, गोर्बाचेव के टाइम पे। पता है ना, गोर्बाचेव वो 2 पॉलिसी लेके आएगा, उसके बाद तो बिल्कुल ही बवाल मचेगा कि क्या कर दिया ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। वो लेके तो इस चक्कर में आया था कि ये जो लोग हैं ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। उन्होंने कहा कि हटाओ इसे, ये गोर्बाचेव का गोबराचेव बनाओ। तो फिर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे, इकोनॉमिक स्ट्रगल चलता रहेगा। इसी के चलते जो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे देश होंगे, वो कहेंगे कि हमें अब अलग होना है। और इसी के चलते आगे चल के एंड में अल्टीमेटली 1991 के अंदर जो यूएसएसआर है वो क्या करेगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, ये टूटने की जो टाइमलाइन है वो दे रखी है। 85 के अंदर जो गोर्बाचेव साहब हैं वो बनेंगे क्या, जनरल सेक्रेटरी। येल्टसिन इनका दोस्त था। अच्छा, ये जो है येल्टसिन, ये मॉस्को जो है, मॉस्को का मेयर था। ठीक है, शुरू में तो मदद करेगा, किसकी मदद करेगा, गोर्बाचेव की, जब 91 के अंदर कूप हुआ था। लेकिन बाद में ये गोर्बाचेव को धोखा दे देगा और फिर कहेगा कि हटाओ इसे, और खुद क्या बन जाएगा, खुद बन जाएगा प्रेसिडेंट। अभी हम देखेंगे। तो 88 के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू होगी, किसके अंदर, बाल्टिक नेशंस के अंदर। अब कहोगे बाल्टिक नेशंस कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 3 नाम लिखे हुए हैं, तो इन्हीं का ही नाम है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। एक सी है जिसका नाम है बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी को जो है उससे बाउंड्री लगती है इनकी, तो इसलिए बोल देते हैं बाल्टिक नेशन। तो याद रखना है, सबसे पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, तो वो हुआ लिथुआनिया के अंदर, फिर एस्टोनिया, फिर लातविया के अंदर। फिर इसी के साथ साथ 89 के अंदर क्या होगा, सोवियत यूनियन जो है वॉर्सो पैक्ट के मेंबर को अलाउ कर देगा कि वो अपना फ्यूचर चुन सकते हैं। और इसी के साथ साथ बर्लिन वॉल जो होगी 1989 में गिर जाएगी। देखा था ना हमने शुरू में, ऊपर में बर्लिन वॉल गिर गई थी। फिर इसके बाद क्या होगा, 90 के अंदर जो गोर्बाचेव है वो मल्टी पार्टी सिस्टम लाने की बात कर देगा।
याद है ना, पहले तो एक ही पार्टी थी, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसकी जब मोनोपोली एंड होगी तो इससे वहां के लोग जो परेशान हो जाएंगे, और सबसे पहला जो अलग से निकलने वाला देश बनेगा वो भी कौन सा बनेगा, लिथुआनिया बनेगा। वो कहेगा कि हम इंडिपेंडेंट हैं, किससे, सोवियत यूनियन से। ठीक है, अच्छा ये जो यूएसएसआर है, मैंने शुरू में पूछा था तो बता ही देता हूँ। सो यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये है यूएसएसआर। अब इसके बाद क्या हुआ, लिथुआनिया के अंदर ही पहले मूवमेंट शुरू हुई थी इंडिपेंडेंट की, और लिथुआना ही सबसे पहले क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, रशियन पार्लियामेंट जो है वो डिक्लेयर कर देगी कि हम भी यूएसएसआर से अलग हो रहे हैं। अब खुद सोचो आप, सबसे बड़ा कंट्री है, वही कह देगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं। मतलब कि सेना के अंदर सेनापति ही बोल दे कि मैं जा रहा हूं युद्ध का मैदान छोड़ के, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली सारी सेना भी भाग जाएगी। तो इसी के रिजल्टेंट फिर क्या होगा, 91 के अंदर सब भाग जाएंगे। 91 में जो येल्टसिन है वो कहेगा कि भाई अब कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है और मैं बनने जा रहा हूं क्या, प्रेसिडेंट। तो याद रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, या फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कौन बनेगा, वो बनेगा बोरिस येल्टसिन। ठीक है, अब 91 के अंदर फिर ये जो कम्युनिस्ट के हार्डलाइनर्स हैं वो अटेम्प्ट करेंगे किसके अगेंस्ट, कूप गोर्बाचेव के अगेंस्ट। लेकिन फिर वो उसमें ज़्यादा कुछ कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि देखा है गोर्बाचेव जिंदा रहेगा, कोई टपकाएगा नहीं उसको। फिर 91 के अंदर ये जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब ज्वाइन कर लेंगे किसको, यूनाइटेड नेशन को, और इसी के साथ साथ बाद में ज्वाइन कर लेंगे किसको, नेटो को। तो कहोगे ये क्यों बता रहे हो, अरे समझो, पहले था यूएसएसआर, और यूएसएसआर सपोर्ट करता था किसको, वॉर्सो पैक्ट को। दूसरी तरफ इसी के ऑपोजिशन में कौन था, नेटो। तो अब देखो आप, ये पहले तो थे इस कैंप में, इसको छोड़ के भाग गए किधर, इस तरफ। यानी कि जस्ट एक टाइम पे इनका ग्रुप दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब ये चले गए नेटो के साथ ही। फिर 91 के अंदर क्या होगा, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब जो यूएसएसआर हैं इसको डिसॉल्व कर देंगे और कहेंगे कि अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, CIS बना लेते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, ताकि आपस में भाईचारा दोस्ती हमारी बनी रहे। फिर इसी के साथ साथ 91 में बेचारा गोर्बाचेव परेशान हो जाएगा। 25 दिसंबर को क्या करेगा, अपना रेजिग्नेशन दे देगा। और ऑफिशियली, देखो कहने के लिए तो काफ़ी पहले ही हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली फाइनली जैसे ही ये रेजिग्नेशन देगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि यूएसएसआर फाइनली डिसइंटीग्रेट हो गया। तो समझ में आई बात, यूएसएसआर बनने की कहानी शुरू हुई थी 1912 से। कहोगे 12 से कैसे हुई है, अरे भैया 12th के अंदर बनी बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, बनाने वाला आदमी लेनिन, और लेनिन लेके आया फिर क्या, रशियन रेवोल्यूशन, और 1917 के अंदर आ गया क्या, रशियन रेवोल्यूशन, और फाइनली उसने बना दिया था सोवियत रशिया। और सोवियत रशिया के बाद फिर आगे चल के 1945 का टाइम आएगा, और इसके अंदर जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो ज्वाइन कर लेंगी यूएसएसआर को। और फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अल्टीमेटली मामला चलता जाएगा, फिर होगा कोल्ड वॉर, है याद। और फिर कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर एंड होगा तो 91 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, यूएसएसआर का। अब ये जो कहानी है ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, यदि ये नहीं है तो आप लिखोगे क्या। ठीक है, यदि आपके दिमाग में ये क्लियर है तो आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा ले, अपने आप ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस का अर्थ कि जो सोवियत यूनियन है इसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, जब खत्म हुआ तो क्या हुआ। तो सबसे पहली बात तो भाई कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया, है ना। कोल्ड वॉर आपस में जो चल रहा था खत्म, क्यों, क्योंकि कोल्ड वॉर था यूएसएसआर और यूएसए के बीच। तो अब खुद बताओ, जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो यूएसए लड़ेगा किससे, समझ में आई ना। जब ओपोनेंट है ही नहीं तो आप मुक्का कैसे मारोगे, हवा में। तो इसी चीज की वजह से अब जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ये जो आइडियोलॉजी थी आपस में भिड़ंत चलती थी इनकी, वो खत्म हो जाएगी। मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, आर्म रेस, फलाना डिमका, ये सब खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक नया एरा आएगा जिसके अंदर सुख शांति, जो कोऑपरेशन जो होगा उसकी शुरुआत होगी। अगला है ग्लोबल पावर के अंदर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, अब असल में क्या था, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है हमारा, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है 2 कैंप थे,
एक तरफ था कौन, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ कौन था, यूएसएसआर। इसी को हमने बोला था ये क्या है, ये है हमारा बाईपोलर वर्ल्ड। अब बाईपोलर के अंदर ये तो गायब ही हो गया, ठीक है, सिर्फ एक ही बच गया, तो ये हो जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर का मतलब एक इकलौता आदमी। तो इसीलिए इसमें एक अगला चैप्टर था, उसका नाम था हेजीमनी ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए का इकलौता राज चलेगा। लेकिन वो भी चैप्टर डिलीट कर दिया इन्होंने, बुद्धिजीवियों ने। खैर, अब इसके चलते क्या होगा, यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा और इस यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करेगा कौन, यूएसए। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि यूएसए जो वो क्या है, वो है ग्लोबल पावर, ठीक है। तो उसका एक कारण ये भी रहा। अगला जो है कैपिटलिज्म जो होगा डोमिनेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि यूएसए डोमिनेट कर रहा है, यूएसए की आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म डोमिनेट करने लगेगा। इसके बाद अगले ये इन्हीं के कैंप के, या यूनाइटेड नेशंस जो है इन्हीं के द्वारा, यानी कि एक असल में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम क्या है, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या कहा गया था कि जो हिटलर ने, ये हिटलर की नाजी आर्मी ने जो बहुत सारा नुकसान किया था एशिया का, खासतौर पे यूरोप का, उसको कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे रिवाइव किया जाए। तो उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, एक बना आईएमएफ और एक बना वर्ल्ड बैंक। तो इन्हीं दोनों को हम बोल देते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से बने थे, तो ये क्या है, ब्रेटन वुड ट्विंस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हीं के चलते अब ये जो सोवियत स्टेट है, ये भी किसकी तरफ मूव करेंगे, कैपिटलिज्म की तरफ। लिबरल डेमोक्रेसी आ जाएगी। नेक्स्ट है कि एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, नए देश बनना शुरू हो जाएंगे। तो पता है कि जो सोवियत रिपब्लिक है वो तो हट जाएगा, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो कुछ कंट्रीज हैं, खासतौर पे यूरोप वाली कंट्रीज, देखा था हमने, खासतौर पे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो किसकी तरफ गई थी, वो गई थी यूएसएसआर के साथ। तो अब ये बेचारे नए नए आज़ाद हुए हैं, तो ये कहेंगे कि भैया हम कहाँ जाएं, तो इनको ज्वाइन कराया जाएगा यूरोपियन यूनियन को और नेटो को। फिर इसी के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो रशिया होगा ये इनके साथ टाई बना के रखेगा। यूएसए, चाइना, इन सब के साथ भी इनके जो रिलेशन होंगे वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस का अर्थ क्या है, देखो ये तो इन्होंने बताया कि जो जो फायदा होने वाला था, असल में क्या है, जब एक रिजीम से हमें किसी दूसरी रिजीम में जाना पड़ता है तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में होता है चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है, ये चेंज एक पेनफुल प्रोसेस होता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो चेंज होता है वो ज्यादातर केसेस में पेनफुल ही होता है, ठीक है। अब जैसे कोई बहुत मोटा आदमी है, उसे पतला होना हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कष्ट तो होगा ही, है ना। तो इसीलिए एक पेनफुल प्रोसेस है। तो इसी पेनफुल प्रोसेस को एक नाम दे रखा है इन्होंने, उसी को बोल रखा है क्या है, शॉक थेरेपी है, यानी कि झटका लगेगा। झटका भी ऐसा वैसा नहीं लगेगा, 440 वोल्ट का लगेगा। तो इसके अंदर क्या बोला जाता है कि ये एक टाइम पे चल रही थी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे चल रहा था ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म, और अब इससे जा रहे हैं किसकी तरफ, लिबरल कैपिटलिज्म की तरफ। तो इसी का नाम दे रखा है क्या है, शॉक थेरेपी है। तो पेपर में क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड में, तो कि शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कहाँ पे आई थी, क्यों आई थी। आगे चल के हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में, देखा है ना, चाइना का भी है, आने वाले चैप्टर्स में आएगा। उसमें बता रखा है कि चाइना में शॉक थेरेपी क्यों नहीं आएगी, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि जब हम एक रिजीम से दूसरी रिजीम के अंदर जाते हैं तो उसमें जो पेनफुल प्रोसेस है, जो झटका लगता है, उसी का नाम है शॉक थेरेपी। तो यहाँ पे शॉक थेरेपी क्या है, जब कंट्री ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म से जाएगी किसमें, लिबरल कैपिटलिज्म में, तो उसी का नाम होगा शॉक थेरेपी। अब ये जो शॉक थेरेपी है इसके अंदर शिफ्ट आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सोशलिज्म से किस में चले गए हम, कैपिटलिज्म के अंदर। तो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, कैपिटलिज्म के अंदर होती है प्राइवेट ओनरशिप। अब जो है नॉर्मल आदमी इंडस्ट्री ओन करा करेगा, तो इसी के चलते वहां पे क्या होना शुरू होगा, प्राइवेटाइजेशन होना शुरू होगा। प्राइवेटाइजेशन होने के साथ साथ क्या होगा, अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो उस टाइम पे पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो स्टेट के पास था, अब वो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास चला जाएगा। शुरुआत में वहां पे कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। कलेक्टिव फार्मिंग क्या है, मतलब कि जैसे एक खेत है, इस खेत के अंदर 100 आदमी काम कर रहे हैं,
ठीक है, मान लेते हैं 100 रुपये कमाए इन्होंने और 100 आदमी है, तो अब क्या किया जाएगा, सोशलिज्म के अंदर आपको आसान करने के लिए समझा रहा हूँ कि सबको क्या दे देंगे हम, 1-1 रुपया दे देंगे कि ले भाई, अब फर्क नहीं पड़ता कि तूने कितना काम किया है कितना नहीं किया, सबको बराबरी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, अब जिसके पास जितनी जमीन होगी, जो जितनी मेहनत करेगा उसको क्या होगा, उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, अगला है फ्री ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो आपस में आपको पता है जो पहले इकोनॉमी थी वो थी क्लोज्ड, यानी कि इसके अंदर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी लिमिटेड था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है। तो इसी के चलते जो करेंसी होती है उसको आप बदल सकते हो, दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो इसी को बोला गया है कि फ्री ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है अब सोवियत यूनियन जो है, इससे इन्होंने अलग कर लिया, इन्होंने अपने टाइज काट लिए और ज़्यादातर जो है ये जो देश थे इन्होंने जो वेस्टर्न सिस्टम है उसको अपना लिया। ठीक है, वेस्टर्न का मतलब क्या है भाई, यूएसए वाला सिस्टम, कैपिटलिज्म। ठीक, अब इसके बाद अगली जो चीज आती है वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, अब देखो जब ये प्रोसेस है, मैंने शुरू में ही बताया कैसा प्रोसेस है, पेनफुल प्रोसेस है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो शॉक थेरेपी होगी उसमें ये उन्होंने कोशिश करी थी कि क्या होगा, इसके चलते आगे चल के बहुत सारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, इसीलिए तो लेके आए थे कि आगे चल के ये जो देश है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे चल के समृद्धि आएगी। लेकिन इसके चलते असल में हुआ क्या, इसके चलते असल में इकोनॉमी रुइन हो गई। रुइन का अर्थ क्या होता है कि खराब हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ कारण क्या रहा है उसका देखते हैं। तो उसका एक तो कारण ये था कि जो 90% रशियन इंडस्ट्रीज थी उसको क्या कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइज का मतलब इसी को बोला गया था लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। गैरेज सेल का मतलब कि भाई बिल्कुल सस्ते दामों पे, जैसे आपने सुना होगा कि कौड़ियों के दामों पे चीज़ों को बेच दिया जाएगा। तो इसीलिए इस टाइम पे ज़्यादातर गवर्नमेंट एसेट्स थे, रिसोर्सेज थे, उन सबको कौड़ियों के दाम पे बेचा जाएगा। अब कौड़ियों के दाम पे बेचेंगे तो सिर्फ कुछ ग्रुप्स जो होंगे वो इसको कंट्रोल करेंगे और आगे चल के यहाँ पे ओलिगार्की आ जाएगी। ओलिगार्की का मतलब होता है जहाँ पे कुछ सेट ऑफ लोग जो होते हैं वही कंट्रोल करते हैं ज़्यादातर रिसोर्सेज को। ज़्यादातर जो सिटीजन्स होंगे वो क्या करेंगे, ब्लैक मार्केट्स के अंदर अपने कैश वाउचर वगैरह ये सब करने लग जाएंगे, ब्लैक मार्केट जो होगी वो बढ़ने लग जाएगी। रूबल कोलैप्स कर जाएगा। रूबल क्या है, रशिया की करेंसी है। अब खुद सोचो यदि रशिया की करेंसी कोलैप्स कर गई तो ट्रेड का क्या होगा, ट्रेड भी कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी के चलते क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन आएगी। हाइपर इन्फ्लेशन आएगी और यदि हाइपर इन्फ्लेशन आएगी तो क्या होगा, जो लोगों की सेविंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। अब कहोगे ये सारा मामला मेरे को समझ नहीं आया, समझते हैं इसको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है, देखो यदि कोई करेंसी है वो कमज़ोर होने लग जाए, कमज़ोर होने का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू घटने लग जाए। जैसे मैं आपको आज के टाइम पे बोलूँ, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप 100 रुपये में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आप 100 रुपये में एक डेयरी मिल्क खरीद लेते हैं। समझे, आप क्या करते हैं, 100 रुपये में लेके एक डेयरी मिल्क ले आते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं कि इसको मैंने कह दिया कि ये जो इसकी वैल्यू है 100 रुपये की, ये कम हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब आप 100 रुपये में क्या कर सकते हो, 100 रुपये में डेयरी मिल्क छोड़ो, आप अब एक इक्लेयर्स भी नहीं ले सकते, एक टॉफ़ी भी नहीं मिलेगी आपको। क्यों, क्योंकि जो 100 रुपये की वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है। अब यहीं पे जो डेयरी मिल्क है कितने की मिलेगी आपको, 1000 रुपये की मिलेगी। तो ये क्या हो गई, करेंसी डिवैल्यू हो गई। अब कहोगे इसके चलते क्या होगा, अब खुद सोचो, आपने बैंक में डाल रखे थे 100 रुपये, पहले उनकी वैल्यू हुआ करती थी एक डेयरी मिल्क के बराबर, अब उनसे एक इक्लेयर्स भी नहीं आ रही है। तो ये जो आपकी सेविंग्स हैं ये भी क्या हो गई, खत्म हो गई कि नहीं हो गई। तो इसलिए बोला गया है कि इसी के चलते यहाँ पे जो सारा का सारा पैसा होगा वो नीचे आ जाएगा, लोगों का सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। और इसी के चलते जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो डिसबैंड कर दिए गए। अब कलेक्टिव फार्मिंग जब डिसबैंड करी गई तो उन्हें लगा कि भाई सब लोग जाके खेती करेंगे, लेकिन वो कहाँ की खेती करते, जब खेती नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, फूड शॉर्टेज हो जाएगी। अब जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर खाना करना पड़ेगा इंपोर्ट। अब खुद सोचो, इंपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, फिर से लगेंगे डॉलर्स, पैसे लगेंगे। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी जो होगी वो और कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी के चलते क्या होगा, नेगेटिव स्पाइरल में चले जाएंगे और बहुत घाटा कर लेंगे। ये बताया हुआ है कि जो जीडीपी थी
किसकी? रशिया की। वो 1989 में कहीं ज़्यादा थी, किसके मुकाबले? 99 के मुकाबले। अब खुद सोचो आप, टाइम के साथ जीडीपी ग्रो करती है, हमेशा हम बोलते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट इतना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 साल में क्या हो गया? नीचे चली गई। अगला आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि समाज के अंदर क्या अंतर देखने को मिला। तो यहाँ पे भाई दुनिया भर के लोगों को कहाँ धकेल दिया गया? गरीबी में धकेल दिया, लाखों करोड़ों लोगों को। इसी के साथ साथ ज़्यादातर जो समझदार लोग थे उनकी बेचारों की नौकरी चली गई, है ना। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग क्या कर गए? पलायन कर गए, यानी कि माइग्रेट कर गए। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूएस से भाग गए। तो इसीलिए शायद आपको पता ना हो, जो यूएसआर हैं उसके बहुत बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जाके यूएसए के अंदर अपनी रिसर्च करी। और यूएसए का एक रीज़न ये भी है, आपको पता है ना, यूएसए जो है वर्ल्ड वाइड, इंडिया का भी केस देखें तो वर्ल्ड वाइड टैलेंट को अट्रैक्ट करता है वो, ठीक है। जहाँ पे जिन लोगों के पास टैलेंट होता है उन्हें अट्रैक्ट करता है और वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोग जो होंगे वो यहाँ से भाग जाएंगे। माफिया जो होगा, ये देख रहे हो ना, माफिया, ये आ जाएंगे। अब ये तो असली वाला माफिया नहीं है, ये तो कार्टून मैंने लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे असली वाला माफिया आएगा और वो जो माफिया होगा वो कंट्रोल करने लग जाएगा। अब आपको पता है माफिया आएगा तो क्या बढ़ेगा? फिर बढ़ जाएंगी इलीगल एक्टिविटीज़, और यदि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो क्या होगा? इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो लोगों का जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ट्रस्ट उठ जाएगा, तो फिर क्या होगा? सोसाइटी कोलैप्स करेगी। इसी के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन के चलते मैंने कहा कि ओलिगार्की आएगी, यानी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और कुछ लोग बेचारे भूखे मरेंगे, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो वीक डेमोक्रेसी आएंगी। वीक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई? डेमोक्रेसी तो आ गई लेकिन काफ़ी वीक आएंगी, यानी कि इसके अंदर जो बहुत सारे देश हैं वो कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, यहाँ पे डेमोक्रेसी ले आए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वीक डेमोक्रेसीज विद पावरफुल प्रेसिडेंट। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का इतना सा मतलब है कि ये जो देश होंगे इसके अंदर बहुत सारे रूलर तो बनेंगे, लेकिन वो करेंगे क्या? वो आके अपना राज चलाना शुरू कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे जैसे इसका केस है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा वो 10 साल राज करेगा तुर्कमेनिस्तान के अंदर, और फिर कहेगा कि भाई मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं 10 साल और कर लेते हैं राज, ठीक है, इलेक्शन बाद में देखेंगे कभी। तो अब खुद सोचो ये कैसी डेमोक्रेसी है? कैसी भी नहीं। तो डेमोक्रेसी, वीक डेमोक्रेसी विद पावरफुल प्रेसिडेंट्स एमर्ज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के साथ साथ पावरफुल जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी वीक होगा, कोई सुनेगा नहीं, और जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंस लैक करेगी, यानी कि जुडिशरी अपने डिसीजन खुद नहीं लेगी, इसको जो बोला जाएगा वो करेगी। तो सीधी सी बात है, अल्टीमेटली लोगों का जो भरोसा है न्याय से वो उड़ जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिकवरी। अब ये सारा तो हमने देखा कि कैसे इनका घाटा हुआ। फाइनली इनकी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो शुरू हो जाएगी। कब होगी शुरू? तो वो होगी 2000 के अंदर। अब असल में क्या हुआ कि ये जो सेंट्रल एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब के अंदर क्या मिलेगा? इन सब के अंदर ऑयल मिलेगा ज़मीन के अंदर से, और ये सब ऑयल का क्या करेंगे? फिर एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। तो एक्सपोर्ट कर करके इनके जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर पैसे आएंगे, तो फाइनली ये जो अपनी कुछ इकोनॉमी होगी उसको क्या कर पाएंगे? रिवाइव कर पाएंगे। ये वाला जो रीजन है। फिर इसके बाद अगला बता रखा है कि यहाँ पे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रही थी, कैसे चल रही थी। तो असल में क्या है कि ये जो हमने देखा शुरू में कंट्रीज़ हैं वो 15 कंट्रीज़ में टूट गई थी, लेकिन ये भी जो 15 कंट्रीज़ हैं इनके आपस में भी जो कंट्री है अंदर ही अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी काफ़ी हैं, उसमें भी काफ़ी झगड़ा चल रहा है। जैसे रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर 2 रीजन है, एक है चेचनिया और एक है दागिस्तान। असल में क्या है, चेचनिया और दागिस्तान यहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनकी मेजॉरिटी है, रशियन मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी रहते हैं, और इसके चलते क्या हुआ था कि यहाँ पे ये जो लोग थे ये अपना अलग से देश मांग रहे थे, जिसको बोला जाता है सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी। यानी कि ये लोग कहते हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी होती जा रही थी? सेपरेटिस्ट, कि हमें क्या चाहिए? हमें अपना अलग देश बना के दो। लेकिन ये चीज़ मॉस्को को पसंद नहीं आएगी, तो मॉस्को क्या करेगा? मॉस्को गिरा देगा बम, यूँ कहेगा ये ले। तो अब जब बॉम्ब गिरेगा इनके ऊपर तो भाई सीधी सी बात है, आप किसी आदमी को पसंद ना करते हो, आप उसके घर पे बम गिरा दो, तो अब क्या करेगा वो? आपको और ज़्यादा नापसंद करेगा कि आरती उतारेगा?
तो यही यहाँ पे चल रहा है, तो ये आज भी चलता जा रहा है। ये चेचनिया, दागिस्तान, यहाँ के जो लोग हैं वो तो अपना पीएम भी घोषित कर देते हैं कि हमारा पीएम अलग है, हम ना मानते रशिया वाले प्रेसिडेंट को। फिर सेंट्रल एशिया में क्या होगा, तजाकिस्तान, यहाँ पे सिविल वॉर चलेगी, 10 साल तक सिविल वॉर चलेगी तजाकिस्तान में। ये जो तजाकिस्तान है इंडिया के ही ऊपर है, यहाँ पे क्या होगा 10 साल तक फॉर 10 ईयर्स क्या चलेगी, सिविल वॉर चलेगी। सिविल वॉर का मतलब होता है देश के अंदर ही लड़ाई। इसी के साथ साथ फिर अजरबैजान और नगोर्नो काराबाख वाला जो रीजन है इसके अंदर झगड़ा चलता रहेगा। क्या है ये, असल में देखो ये क्या है, ये 2 कंट्रीज़ हैं। जैसे कि मान लेते हैं, समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे हमने 2 कंट्रीज़ मान ली, ये एक कंट्री है और ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि दूसरी कंट्री है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि ये वाला जो कंट्री है इसको हमने मान लिया कौन सा है, ये है आर्मेनिया, और ये कौन सा है, ये है अजरबैजान, ठीक। अब ये जो कंट्री है इसी के अंदर यहाँ पे ये जो है, ये जो मैंने गोल सर्कल मार्क किया है ये क्या है, इसी को हमने बोल दिया है, ये जो रीजन है ये है नगोर्नो काराबाख रीजन। अब ये कहोगे इसमें दिक्कत क्या है, असल में इसमें दिक्कत ये है कि ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है इसके अंदर रहते हैं कौन, आर्मेनियंस। तो अब आप खुद सोचो ये कंट्री कौन सी है, ये है अजरबैजान, इसके अंदर यहाँ पे कौन रहते हैं, आर्मेनियंस। तो ये लोग कहते हैं कि ये जो हमारा देश है ये किसके पास भेजो तुम, आर्मेनिया के अंदर मिलाओ हमें। तो इसी चीज को लेके यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है, आज तक ये झगड़ा चल रहा है, अभी भी शांत नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर बता रखा है ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट क्या हुई, तो जो सेंट्रल एशिया है इसको बना दिया गया बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड क्यों, मैंने बताया था यहाँ पे क्या मिला था, ऑयल मिला था। तो ऑयल मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑयल निकालेगा उसे पैसे मिलेंगे, मुनाफा होगा। तो इसी को लेकर रशिया, चाइना, यूएस ये आपस में भिड़ते रहेंगे और यहाँ पे इसे बैटल ग्राउंड बना देंगे। यूएस से वाले तो एक कदम और आगे जाएंगे, वो तो क्या करेंगे, देखा ना वो इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को टपका देंगे, तो उसी के चलते वो यहाँ पे कर दी थी गल्फ वॉर, ठीक है। ये जो गल्फ वॉर वगैरह है ये सब यूएस से नहीं करी थी, क्यों करी थी, ये ऑयल के चक्कर में। फिर 9/11 जब हो जाएगा तो उसके बाद यूएस से जो है पैसे दे दे के अपने मिलिट्री बेस बनाने लग जाएगा, और रशिया जो है वो भी अपना डोमिनेंस इस एरिया के अंदर बनाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ चाइना जो है, चाइना पास में ही लगता है, देखा हो आपने, रशिया और चाइना दूसरी तरफ जब आप मैप के अंदर देखोगे तो आसपास ही लगते हैं। तो रशिया से लगता हुआ रीजन जो है चाइना का, वहाँ पे चाइना कहेगा कि भाई लोग जाओ और वहाँ पे रहना शुरू करो। और फिर इन दोनों की भी आपस में एक टाइम तक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। फिर इसके बाद क्या होता है, ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया। असल में क्या है, ये यूगोस्लाविया एक कंट्री थी। अब आपको पता होगा एक जो नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें भी इसका योगदान था, वो आपको मेरे को बताना है कि क्या था। ये जो यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया भी बहुत सारे देशों में टूटेगा और यूगोस्लाविया जो 6 कंट्रीज में टूट जाएगा, ठीक है। असल में यहाँ पे भी इनके बीच में लड़ाई चल रही थी और अल्टीमेटली ये देश टूटना शुरू हो जाएंगे। चेकोस्लाविया जो था वो हालांकि शांति से टूट गया था, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, इसके अंदर वो आसानी से शांति से टूट गया। लेकिन यूगोस्लाविया जो है इसके अंदर काफ़ी वॉयलेंट जो एथनिक इश्यूज हैं वो चले। असल में रीज़न क्या था कि इसके अंदर जो रहते हैं वो रहते हैं सर्बियंस, या फिर हम बोलते हैं सर्ब्स। वो इस डिसीजन को लेके खुश नहीं थे जो यूगोस्लाविया टूट रहा था, तो इसीलिए फिर अल्टीमेटली यहाँ पे लड़ाई चलेगी और ये अलग अलग देश यहाँ पे बनना शुरू होंगे और दुनिया भर के लोग इसके अंदर मरेंगे। बाद में जो नेटो है, नेटो वाले आएंगे और क्या करेंगे, यूगोस्लाविया पे बॉम्ब भी गिरा देंगे, यूँ कहेंगे ले हो जाएगी अब तेरे शांति, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था सारा का सारा सिस्टम अल्टीमेटली यहाँ पे ख़त्म होगा। फिर अगली चीज़ आती है कि क्या होगा, इंडिया का और यूएसए का क्या हिसाब किताब है। तो अच्छा देखो, इंडिया का यूएसएसआर के साथ भी रिलेशन अच्छे ही थे, याद है ना। जैसे कि एक आपको याद होगा ताशकेंत एग्रीमेंट, है कुछ याद, ताशकेंत एग्रीमेंट नहीं याद है तो पिछली जो बुक पढ़ी होगी इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, उसमें पढ़ा होगा, उसमें आप मेरे को बताना कि क्या हुआ था, कौन आया था। तो बता देता हूँ कि इसके अंदर एक तरफ कौन था, एक तरफ था पाकिस्तान, एक तरफ था इंडिया। इन दोनों के बीच में शांति करने के लिए बात हुई थी, कब हुई थी, 1965 में हुई थी।
तो अब मेरे को बता देना आप कमेंट्स के अंदर कि पाकिस्तान से इसके अंदर कौन आया था, इंडिया से कौन गया था। बीच में मैं बता देता हूँ ब्रोकर करने के लिए कौन आया था, यूएसएसआर ही आया था। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इनके लीडर्स कौन कौन थे। ठीक है, और मदद करूं तो चलो मैं आपको पाकिस्तान का बता देता हूं। पाकिस्तान से कौन था, पाकिस्तान से था अयूब खान। कर दिया आसान आपके लिए। अब ये बताना है इंडिया से कौन था। ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी इसी टाइम पे क्या हुई थी, इसी टाइम पे डेथ हुई थी। और यूएसआर से कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ। तो याद रखना है पोस्ट कम्युनिस्ट का मतलब वही है, ये जो यूएसआर के टूटने के बाद कंट्रीज बनी है इनके साथ कैसे रिलेशन है। तो भाई बढ़िया ही रिलेशन थे, शुरू में भी बढ़िया ही थे एक हद तक। तो इंडिया जो है रशिया का क्लोजेस्ट पार्टनर रहा है शुरू से ही। और इसी के साथ साथ हमें याद होगा ना, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी साइन करी थी इंदिरा गांधी और लियोनिड ब्रेजनेव ने। इसी के साथ साथ कॉमन इंटरेस्ट है हमारा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपस में एक दूसरे की भलाई करते हैं हम, मतलब की बड़ाई करते हैं। बॉलीवुड जो है ये काफ़ी फेमस है। बॉलीवुड के जो बहुत सारे सिंगर हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, यहाँ पे जो एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ये सब हाउस होल्ड नेम है, यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी जानते हैं। ये देख रहे हो ना आप, जो नेहरू जी थे उनके टाइम पे भी अच्छे रिलेशन है, और ये देखो मोदी जी हैं इनके टाइम पे भी अच्छे रिलेशन है। तो इसके बीच में इंडिया के रिलेशन इनके साथ अच्छे ही रहे। अगला है इनका आपस में स्ट्रेटेजिक विजन है। स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब दोनों ही सेम चीज़ों पे बात करते हैं। दोनों कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। यूएसए कहता है कि यूनिपोलर होना चाहिए, सिर्फ मेरा दबदबा रहे। लेकिन यूएसएसआर और इंडिया का ऐसा मानना नहीं है, दोनों इस चीज़ पे एग्री करते हैं। दोनों ही पावरफुल नेशन जो हैं वो उनके कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज बिल्कुल हो सकती हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि जो टेररिज्म है वो सबके लिए थ्रेट है। अगला इसी के साथ साथ यूएन के अंदर आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन है, उसमें बहुत सारी बात जो इंडिया होता है वो वोटिंग के अंदर सपोर्ट करता है किसको, रशिया को। और इसी के साथ साथ जब टाइम आता है तो रशिया भी सपोर्ट करता है किसको, इंडिया को। तो ये लेन देन का रिलेशनशिप इंडिया और इसके साथ चलता रहता है। दोनों ही बिलीव करते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में, मतलब कि जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी होती है उसके अंदर दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बता रखा है कि भाई इंडिया के साथ इनके एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं। तो इन्होंने भाई 80 एग्रीमेंट्स पे साइन किए थे। इसी के साथ साथ कश्मीर का जो मुद्दा है उसके ऊपर रशिया आके हमें सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ जो टेररिज्म है उसके अंदर दोनों देश ये मानते हैं कि टेररिज्म कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल एशिया है उसके लिए भी बहुत सारा काम चलता है। एक आपको पता है आगे चल के बनेगा IMEC कॉरिडोर, है ना, उसके चलते हम सेंट्रल एशिया से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो रशिया इसे सपोर्ट करता है। अब चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस करने की बात करता है। इंडिया रशिया जो है ये क्या है, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। अब जो है हिसाब किताब बदल चुका है, लेकिन हमारी जो NCERT है उसमें यही लिखा हुआ है तो हम भी यही मान के चलेंगे। आपको पता है ना रशिया से आपने जहाज सुने होंगे MiG-27, MiG-29, ये सब जो है, ये MiG वाली जो सीरीज है ये सब कहाँ से आई है, रशिया से ही आई है। इसी के साथ आपने सुना होगा सुखोई, ठीक है, जो सुखोई जेट्स हैं वो भी कहाँ से आए हैं, रशिया से आए हैं। इसी के साथ साथ एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, वो भी कहाँ से आई है, रशिया और इंडिया ने जॉइंट डेवलपमेंट से बनाई है। ये जो ब्रह है ये है ब्रह्मपुत्रा का और मोस है मॉस्कोवा का। तो ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा इन दोनों के जॉइंट रिलेशन से बनने वाली मिसाइल थी ब्रह्मोस। तो इसमें भी इंडिया की मदद करी थी इन्होंने। इसी के साथ साथ एक जो क्रायोजेनिक इंजन होता है उसको बनाने में भी मदद करी थी किसने, रशिया ने इंडिया की। ठीक है, क्रायोजेनिक टैंक जो है इसमें मदद करी थी। नेक्स्ट है कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर रिलेशन कैसे थे। तो भाई बढ़िया ही थे। यूएसएसआर ने मदद करी थी इंडिया की पब्लिक सेक्टर में। जिस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे इंडिया के अंदर आपको पता होगा ये जो स्टील प्लांट्स हैं, कोल प्लांट्स हैं, इनको सेटअप करने में मदद करी है। इसी के साथ साथ एक कंपनी आपने सुनी होगी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको बनाने में भी रशिया का योगदान है। ठीक है, जो बड़े बड़े कोल प्लांट, स्टील प्लांट हैं उसको बनाने में इंडिया की मदद करी है। कश्मीर का जो मुद्दा उठता है यूएन में तो रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को। 71 में पाकिस्तान वाले वॉर में ट्रीटी साइन करी थी, याद होगी। इसी के साथ साथ अगली चीज आती है कि यूएसएसआर जो था हमेशा क्या था, मेन आर्म सप्लायर था। सबसे ज़्यादा जो आर्म्स थे वो हमें इन्हीं से ही मिले थे। यूएसए वालों ने तो मना कर दिया था। अब ये जो यूएसए काफ़ी अलग कंट्री है। इसका हिसाब किताब ऐसा है कि ये लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं।
जो यूएसए है वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, जो एक कंट्री है, हालांकि हर कंट्री देखता है, लेकिन इन्होंने कुछ हद ही कर रखी है। और इन्होंने, आपको याद हो कि इंडिया के अंदर जब इंडिया को फूड की ज़रूरत थी तो सूअर को खाने वाला जो अनाज होता है वो इंडिया को भेजा था, वो भी दुगने दामों पे, ठीक है। तो इसी के चलते जब उस टाइम पे भी यूएसएसआर जो है उसने इंडिया की मदद करी थी, फूड में नहीं, आर्म्स के अंदर, तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि जो यूएसएसआर है वो कहीं ज़्यादा, यूएसएसआर या कि रशिया जो है वो रिलायबल पार्टनर रहा है हिस्टोरिकली, किसका, इंडिया का। लेकिन वही बात है, इंटरनेशनल रिलेशन में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगली है कल्चर। तो मैंने बताया कि इंडियन फिल्म्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। नेक्स्ट अब इसका टॉपिक आता है लास्ट, और वो है एक्सरसाइज। अब आइए, बिल्कुल आसान है, एक्सरसाइज तुम देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसमें बता रखा है कि डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी विच इज़ रॉन्ग। इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो देखो, इसमें जो रॉन्ग है 4 ऑप्शंस में से, वो है हमारा ऑप्शन सी। बता रखा है पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। भाई मैंने बताया था कोई फ्रीडम नहीं थी उनके पास, उनका तो खून पी रखा था, उन्हें लिमिटेड चॉइस मिलती थी बस। नेक्स्ट है, इसमें बता रखा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। तो भाई कौन सा पहले हुआ है? देखो, सबसे पहले तो हुआ था रशियन रेवोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है। कब हुआ है? 1917 के अंदर हुआ है। अब ये है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये कब हुआ था? ये तो हुआ था 91 के अंदर। बर्लिन वॉल कब गिरी है? 1989 के अंदर। और ये कब गिरा है? ये जो वॉर हुआ था ये कब हुआ था? 1979 में। तो अब लगा लेना ऑर्डर में। नेक्स्ट आता है नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का आउटकम कौन सा नहीं है? तो भाई ये है, सबसे पहला तो है भाई, ये तो एंड ही हुआ था, सही है। बर्थ ऑफ सीआईएस बिल्कुल हुआ है, बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल हुआ है। क्राइसिस इन मिडल ईस्ट ना, इसका जो कारण है वो कुछ और अलग है। मेन कारण जो है क्राइसिस इन मिडल ईस्ट वो अलग है, वो ऑयल के चलते हुआ है, और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यूएसएसआर का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है, उसमें बता रखा है कि किसने क्या किया। तो मैंने बताया था मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेके आया था, ग्लासनोस्ट इकोनॉमी, पेरेस्ट्रोइका पॉलिटिकल। शॉक थेरेपी जो है मैंने बताया इकोनॉमिक मॉडल जब चेंज होता है, रैपिड ट्रांजिशन किससे? कैपिटलिज्म में। ऑथोरिटेरियन सोशलिज्म से लिबरलाइज्ड कैपिटलिज्म। रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, ऑब्वियस सी बात है, बिकम द लीगल आयर ऑफ यूएसएसआर, सबसे बड़ा कंट्री था यूएसएसआर का। बोरिस येल्सिन क्या बना? प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। वॉर्सो पैक्ट क्या था? मिलिट्री पैक्ट था, किसका? सोवियत लेड का। यूएसए का क्या आंसर था? तो यूएसए का था कौन सा कैंप? नेटो। असल में यूएसए का नहीं है, यूएसए है और इसी के साथ साथ कौन है? इसी के साथ साथ हैं यूरोपियन कंट्रीज इसमें। ईयू का मतलब ये मत समझ लेना यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, भर लेना भाई। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड किस पे था? सोशलिस्ट पे था। कौन सा था? यूएसआर का वॉर्सो पैक्ट था। इसी के साथ साथ कौन सी पार्टी थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मिखाइल गोर्बाचेव लेके आया था। इसी के साथ साथ फॉल किसका हुआ था? बर्लिन वॉल का हुआ था। कितना आसान है ये सब। अब बता रखा है 3 फीचर बताओ भाई, किस किस के बताने हैं? कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक यूएस के। तो मैंने बताया सबसे पहला क्या है? स्टेट कंट्रोल। इसमें यही पूछ रखा है कि देखो एक तरफ है यूएसएसआर, एक तरफ है यूएसए, तो पूछा हुआ है कि क्या अंतर है। पहला है स्टेट कंट्रोल, सोवियत के अंदर सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है, वहाँ पे प्राइवेट, नो प्राइवेट ओनरशिप इन यूएसएसआर। जबकि जो लैंड वगैरह है वो सब कौन ओन करता है? यूएसए में इंडिविजुअल ओन करता है। फिक्स्ड वेजेस एंड प्राइसेस, जो गवर्नमेंट होती है वो सब कुछ डिसाइड करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और कीमतें डिसाइड करती है। कहाँ पे? यूएसएसआर के केस में। और यूएसए के अंदर क्या है? यूएसए के अंदर है फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में गए और सब कुछ फ्री, इसका मतलब है कि वहाँ पे मार्केट यानी कि सप्लाई और डिमांड जो है वो कंट्रोल करते हैं कि प्राइस कैसा होगा, कितना होगा। अगला है फैक्टर्स दैट फोर्स्ड गोर्बाचेव टू इनिशिएट रिफॉर्म्स। बताया था इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, टेक्नोलॉजिकल लैग था, पॉलिटिकल प्रेशर था, आर्म्स रेस के अंदर बहुत सारा पैसा फूंक गया था, और इसी के साथ साथ जो स्टेट प्लानिंग है वो फेल हो गई थी। अब ये कहोगे कि ये इतनी जल्दी क्यों करा दिया? ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, और ये जो PDF चाहिए हो आपको, इसका मैं एक टेलीग्राम बना दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगला है, इसमें पूछ रखा है मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। तो मैंने बताया था लॉस ऑफ रिलायबल एलाय, जो यूएसआर था वो बढ़िया एलाय था। अगला था इकोनॉमिक डिसरप्शन, इंडिया के अच्छे रिलेशन थे
तो इसके चलते क्या होगा, अब यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमी जो थी, यूएसएसआर तो टूट गया, तो अब इकोनॉमी कोलैप्स करेगी। इंडिया को एक टाइम पे मदद मिलती थी, अब भाई यहीं पे इन्हीं के पास पैसा नहीं है तो ये हमारी मदद कैसे करेंगे। फिर है शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी, तो इंडिया को फिर क्या करना पड़ा, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन और सुधारने पड़े। व्हाट वाज शॉक थेरेपी, देखो बता चुका हूँ, बताया था कि सोशलिस्ट रिजीम से कैपिटलिस्ट में जब जाती है तो झटका लगता है, नेगेटिव इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, बेटर ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते थे, सब इसके अंदर लिखा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, राइट एन एसे अगेंस्ट द प्रोपोजिशन विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड इंडिया शुड चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड फोकस मोर ऑन द फ्रेंडशिप विद यूएस। अच्छा ये चीज़ और है कि देखो जैसे कि ये दो कैंप थे, ये दो कैंप कौन कौन से थे, एक तरफ जो कैंप था वो था यूएसए का और एक तरफ जो कैंप था वो था यूएसएसआर का। जो यूएसए वाला कैंप था इसको बोलते थे फर्स्ट वर्ल्ड, हालांकि अब यूज़ नहीं होता है ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, और जो यूएसएसआर वाला वर्ल्ड था इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़। और जो इन दोनों कैंप में नहीं थे, नए नए देश आज़ाद हुए थे, वो सब किस में आते थे, वो सब आते थे थर्ड वर्ल्ड में। तो इसलिए इंडिया की भी एक टाइम तक गिनती यहीं पे ही होती थी, थर्ड वर्ल्ड के अंदर। तो इसमें बता रखा है कि भाई जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो इंडिया शुड चेंज इट्स फॉरेन पॉलिसी, और ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए यूएसए की तरफ। तो बता देना कि हाँ भाई यूएसए से करनी चाहिए, रशिया के अंदर जब कोलैप्स हुआ तो वहाँ की इकोनॉमी का सिस्टम बदल गया, फलाना ढिमका, सारी राम कहानी इसमें लिखी हुई है। अब इसी के साथ साथ ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे हो चुका है एंड। अब आपको करना क्या है, आपने ये चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ लिया है, इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप और नहीं पढ़ सकते इसे। ज़्यादा आपका मन करे, अभी भी पेट ना भरे, तो एक बार एनसीईआरटी जो है उसे उठा के एक बार उसकी रीडिंग कर लेना बस। इसके अलावा जो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से कवर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, उसे कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका आंसर आपको कमेंट के अंदर दे दूंगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसके अंदर बता दूंगा। इसी के साथ साथ आपका इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।